Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. This is chapter number 2 of Biology. The chapter name is Solving a Biological Problem. In this unit, we are going to learn biological method, scientific problem, hypothesis, deductions, and experiments, theory, law, and principle, data organization and data analysis, mathematics as an integral part of the scientific process. These are the main topics of the unit or chapter solving a biological problem. These are the major concepts we are going to learn further. अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल का। थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है। थ्योरी के बारे में और लॉ के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया मैंने पहले दिया था। थ्योरी क्या होती है, साइंटिस्ट जो हैं वो थ्योरी का वर्ड बहुत ही डिफरेंटली यूज़ करते हैं फ्रॉम नॉन साइंटिस्ट। मतलब जो लोग साइंटिस्ट नहीं होते उनसे साइंटिस्ट जो है थ्योरी का वर्ड बहुत डिफरेंटली यूज़ करते हैं। जैसे कि जनरली जब एक कॉमन पर्सन ये बात करता है कि आई हैव अ थ्योरी, तो हम सिंपली ये सोचते हैं कुछ गैस किया होगा इसने। जबकि साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी थ्योरीज बहुत ही वेल टेस्टेड होती हैं। वो बहुत ही दफ़ा उन पे एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं डिफरेंट तरीके से, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेके, कंट्रोल ग्रुप लेके, उन पे डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं रिपीटेडली। और हर तरह के एक्सपेरिमेंट से डाटा कलेक्ट करा जाता है। एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो कि डार्विन की थ्योरी है। चार्ल्स डार्विन इसका पूरा नाम था इनका, जो कि बायोलॉजिस्ट भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द साइंस ऑफ एवोल्यूशन, जिसको हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी का भी नाम देते हैं। इस थ्योरी में हेरिडेबल चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ओवर जनरेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन की बात की जाती है। थ्योरी में बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में सक्सेसिव जनरेशन की चेंज इन हेरिडेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में। अब अगर एक दफ़ा थ्योरी एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको लॉ एंड प्रिंसिपल बना दिया जाता है। जैसा कि प्रीवियसली मैंने कोई एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में बताया था कि मान लिया जाता है कि ये बात दुरुस्त है और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई किया जाता है एज अ लॉ। क्योंकि ये बात अगर एक दफ़ा कोई भी ऑब्जर्वेशन, एक हाइपोथेसिस करेक्ट करार करेक्ट हो जाती है, उसको जो है करेक्ट जो है वो साबित कर दिया जाता है, तो वो एज अ लॉ इंट्रोड्यूस हो जाती है और फिर उसको माना जाता है कि हाँ भाई ये बात करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो कि है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। फॉर डाटा ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या करना हो, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो प्रिपेयर करते हैं टेबल और ग्राफ ऑफ द डाटा। मतलब जो कुछ भी उन्होंने ऑब्टेन किया था द रिजल्ट्स ऑफ द हाइपोथेसिस, वो उसमें से जो है ऑर्गेनाइजेशन करते हैं डाटा की इन अ फॉर्म ऑफ टेबल और इन अ फॉर्म ऑफ डाटा। तो होता क्या है कि इसमें एक चीज़ ये ज़रूरी होती है ध्यान में रखना कि एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी जो कि रिजल्ट्स में से ऑब्टेन हो रहा हो उसको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, ये सोच कर के नहीं ये तो सपोर्ट नहीं कर रहा है या कुछ भी इस तरीके की बात सोचकर एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। इवन द लिटिल से इवन स्मॉल से स्मॉलेस्ट पॉइंट भी जो होता है ना वो भी नेसेसरी होता है, लेकिन उस एक जगह पर ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए लाजमी, ताकि वो अगर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाकर कोई भी सपोर्ट कर दे कोई भी पॉइंट, तो छोटे से छोटा कोई भी पॉइंट जो है सपोर्ट कर दे आपका आगे की प्रोडक्शंस, तो छोटे से छोटा पॉइंट भी हमें सेव करके रखना चाहिए। तो डेटानाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी होती है। अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इनक्रेडिबल डिस्कवरीज जो थी साइंस में वो किस तरीके से बनी, क्योंकि डेटा को ओवरलुक किया रॉन्ग। ठीक है,
एक दफ़ा जब आपने रिकॉर्ड कर लिया डाटा, तो आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी मैथमेटिकल एनालिसिस की, ताकि आप उस कलेक्टेड डाटा को जो कि आप जो आपने कलेक्ट किया है थ्रू रिजल्ट्स, उस कलेक्टेड डाटा को जो है वो सपोर्ट कर सके। अब ये जो डाटा हमें बार चार्ट की शक्ल में दिख रहा है, ये एक ट्रेंड शो कर रहा है मलेरिया केसेस का, जो कि सिंध में रिपोर्ट किए गए ड्यूरिंग 2016 और 2017। ये बार चार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2016 की फरवरी से, फ्रॉम 0 केसेस, और एंड हो रहा है जनवरी की 2017 की जनवरी में ऑन 3 केसेस। फरवरी 2016 में जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और वो 1000 और 2000 के बीच में, मोर लाइकली 1200 के बीच में है। ये बार चार्ट शो कर रहा है कि 1200 मलेरिया पेशेंट्स थे फरवरी की 2016 की तारीख को। फिर मार्च में थोड़ा सा कम है, वो 1000 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ 1100 1100। फिर अप्रैल में कम हो गया 1000 से, तो ये कुछ 900 के करीब लग रहा है। फिर मई में उसने ट्रेंड शो किया है कि वो ज़्यादा बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। जून में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। जुलाई में जून से कम है, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से ज़्यादा है। अगस्त में फरवरी से लेकर जुलाई तक सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए, अराउंड 2700 तक, 2800 तक। फिर सितंबर में एक बहुत ही मैसिव इंक्रीज़ है, अराउंड 5100 पीपल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो सितंबर 2016 में बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज़ हुआ मलेरिया पेशेंट्स का। फिर अक्टूबर में 6000 तक पहुंच चुके हैं, अक्टूबर 2016 तक 6000 तक पहुंच चुके हैं मलेरिया के पेशेंट्स। अब जो है नवंबर में ये ट्रेंड डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ जो है वो इस तरीके से हुआ है कि 5000 और 4000 के दरमियान में है ये ट्रेंड, तो मतलब ये कुछ 4500 के बीच में है। फिर दिसंबर में थोड़ा सा और डिक्रीज़ हुआ है, और ये पहुंच गया है 3000 और 4000 के बीच में, जो कि कुछ 3800 के करीब है। लेकिन दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में जो इंक्रीज़ हुआ और फिर जो डिक्रीज़ हुआ था, उसमें जो फरवरी से लेके अगस्त तक के पेशेंट्स थे, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो जो डिक्रीज़ हुआ था सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद जो डिक्रीज़ हुआ है वो उनसे कम नहीं हुआ है, ज़्यादा ही रहा है। लेकिन फिर जनवरी 2017 में ये हो गए हैं पेशेंट्स कुछ 3900 के करीब। तो ये ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है कि मलेरिया केसेस रिपोर्ट कितने हुए सिंध में 2016 से 2017 के दरमियान में। अब इस ट्रेंड से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के दरमियान में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2016 में बहुत ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में रैपिड इंक्रीज़ था मलेरिया के पेशेंट्स का, और जो है फरवरी से लेकर अगस्त तक तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे थे। तो अब हम इस बार चार्ट से एटलीस्ट ये डिड्यूस कर सकते हैं कि कोई तो ऐसा वजह हुई होगी, मच्छरों की पैदाइश ज़्यादा हो गई होगी, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई होगी, कुछ भी ऐसे पानी कहीं खड़ा हो सकता है, या कुछ भी इस तरीके की बात होगी जिसकी वजह से मच्छरों की ज़्यादा पैदाइश हुई, और जो है वो फीमेल एनोफिल्स ने जो है इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। किसके दरमियान? सितंबर से नवंबर के दरमियान, क्योंकि इधर ही रैपिड इंक्रीज़ था मलेरिया के पेशेंट्स का। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस हमें इस तरीके से हेल्प कर सकती है, और ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन हमें इस तरीके से हेल्प कर सकती है कि अगर हम एक जो है जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको, उनका जो है माइनर से माइनर आउटकम भी जो है उसको अगर हम लिखना शुरू कर दें, और उसको एक डाटा की शक्ल में, किसी ग्राफ की शक्ल में, इस तरीके की उसमें शक्ल में अगर हम उसको सेव करना शुरू कर दें, तो लेटर वो हमारे लिए अच्छी साबित इस तरीके से हो सकती है कि हम डिड्यूस कर सकते हैं कि कब क्या हो रहा था, किस तरीके से हो रहा था, और क्या वजूहत थी। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com।
ये जो ऑरेंज कलर की डायग्राम बनी हुई है ये बनी हुई है पाई चार्ट की, जो कि शो कर रही है इन्फेक्शन डिजीजेस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 2006। मतलब इन्फेक्शस डिजीज़ को शो कर रही है कि कितने कितने परसेंट थी 2016 में पाकिस्तान में। डाटा एनालिसिस में हम स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं जो होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, ये दो मेथड्स अप्लाई होते हैं डाटा एनालिसिस में। रेशियो जो है वो कंपैरिजन है दो वैल्यूज़ का जो कि एक्सप्रेस्ड होती हैं एज अ क्वोशंट। एग्जाम्पल है इसकी, एक फ्लावर, उसके 4 सैपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं। सैपल्स जो होती हैं वो सिंपली जो होती हैं वो फ्लावर की वो ग्रीन वाली उसकी पार्ट होती है जो कि डेवलपिंग फ्लावर में होता है। ठीक है, और पेटल्स जो होती हैं वो फ्लोरल पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का कवर करती हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि फ्लावर की 4 सैपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं। अब इनका रेशियो क्या होगा 4:12 का। अगर इस रेशियो को हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ फ्रैक्शन, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो वो 1:3 होगा। 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया फ्रैक्शन में, तो ये जो है वो होगा 1:3 का रेशियो। प्रोपोर्शन सिंपली क्या होता है, ये सिंपली ऐसी इक्वेशन है जो कि स्टेट करती है दो रेशियोज़ आर इक्वल हैं। मतलब 4:12 को अगर हम मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं तो वो 1:3 है। तो अब हम इसको किस तरीके से रखेंगे कि 4:12 जो है वो 1:3 से 1:3 जो है वो 4:12 से ही मिला है। तो हम क्या करेंगे, जो दो डॉट्स जो है रेशियो में लगाए थे वो लगाकर उनको आगे लिख देंगे कि ये जो है क्या कहते हैं, स्टेट कर देंगे कि ये दो रेशियोज़ जो हैं वो इक्वल हैं। मतलब 4:12 के बाद दो डॉट्स लगाए और 1:3 लिख दिया, जिसका मतलब ये है कि ये जो दो जो रेशियोज़ हैं ये इक्वल है। अब पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट में देखा जा रहा है कि जो है 2016 में पाकिस्तान में कौन कौन सी डिजीज़ेस फैली हुई थी। अच्छा, कौन सी इन्फेक्शस डिजीज़ेस फैली हुई थी, तो जो है 51% जो फैली हुई थी वो फैली हुई थी अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैला हुआ था। ठीक है, 16% मलेरिया फैला हुआ था, 15% डायरिया फैला हुआ था, 8% डायसेंट्री, 7% स्कैबीज और 3% दीगर बीमारियां अदर्स में दिया हुआ है। तो ये पाई चार्ट हमें शो कर रहा है कि कितने कितने परसेंट कितनी कितनी बीमारी फैली हुई थी। ये एक इन्फॉर्मेटिव पाई चार्ट है जो कि शो कर रहा है कि इन्फेक्शस डिजीज़ेस पाकिस्तान में 2016 के दरमियान में किस तरीके से फैली हुई थी और कितने कितने जो है परसेंट फैली हुई थी। जैसे कि डायरिया 15%, मलेरिया 16%, अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 51% एंड एट्सेट्रा, और बाकी सारी बीमारी 3% थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो कि है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। अच्छा, हम इमेजिन करें कि हम जो है एक बायोलॉजिस्ट हैं और स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमने ये पॉपुलेशन जो है काउंट करनी है। ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पर हमें ये जो है पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की काउंट करनी है। अब हमने एक और जगह जाना है और उधर उस रीजन पे जाकर हमें वहाँ की पॉपुलेशन एस्टिमेट करनी है, वहाँ के इंसेक्ट्स की। तो एंड में क्या होगा कि हम जो है उस एबल होंगे कि हम दो जगह के रीजन्स की जो पॉपुलेशंस हैं वो कंपेयर कर सकें। अब इस प्रोसेस में हमें किस चीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है जब हम काउंटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है, ताकि हम काउंट कर सकें इंसेक्ट पॉपुलेशन, हम मेजर कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें बेटर नेचुरल फिनोमेना। मैथमेटिकल बायोलॉजी जो है वो फील्ड है रिसर्च की जो कि एग्जामिन करती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस बायोलॉजिकल सिस्टम्स की। ठीक है, इसका एक की रोल मैथमेटिक्स का बायोलॉजी में ये है मैथमेटिक मॉडल की क्रिएशन। यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशंस और फार्मूलाज होते हैं जो कि प्रेडिक्ट करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल अकरेंसेस, जैसे कि ऑर्गेनिज्म बिहेवियर पैटर्न्स, पॉपुलेशन चेंजेस जो कि वक्त के साथ होती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन उन स्पीशीज़ की जो कि एक्सटेंड हो रही हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म हो रही हैं इस दुनिया से, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एट्सेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन बेटर अंडरस्टैंडिंग
ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। चलते हैं समरी की तरफ, जो कि है क्विक समरी इस पूरे चैप्टर की। साइंस जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर है, और जो है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। बायोलॉजिकल मेथड जो है वो स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें साइंटिस्ट फाइंड करते हैं रीज़न ऑफ एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अबाउट लिविंग थिंग्स। ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज है गेन थ्रू द सेंसेस, जो कि क्वालिटेटिव होते हैं, और थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, जिनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। अच्छा, फिर हमें हमारा क्वेश्चन बताता है कि जो है व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर अकम्प्लिश इन आर एक्सपेरिमेंट, मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन हमें बताती है। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस जो है वो ओवरऑल आइडिया है जो कि सजेस्ट करता है एक्सप्लेनेशन फॉर अ नेचुरल इवेंट, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस और स्पेसिफिक कंडीशन दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू डिफाइनेबल एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जिस चीज़ को हम डिफाइन कर सकें एट्सेट्रा। फिर है डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि इन्वॉल्व करती है इफ देन लॉजिक, और ये मूव करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। रिजल्ट्स जो है वो इंक्लूड करते हैं ऑल द ऑब्जर्वेशन, इवन द लिटलेस्ट डिटेल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन जो है वो उधर जो है वो सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं एक्सपेरिमेंट में से एनालाइज होने के लिए जाते हैं और डिटर्मिनेशन के लिए जाते हैं। थ्योरीज जो है वो वेल टेस्टेड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस होती हैं नेचुरल फिनोमेना के बारे में। साइंटिफिक लॉ जो है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है। मैथमेटिकल बायोलॉजी जो है वो फील्ड है रिसर्च की जो कि एग्जामिन करती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ये था हमारा आज का चैप्टर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा, साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल पढ़े, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस पढ़ा हमने। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।